अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन द न्यू लेक्चर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है सेल। तो ये जो लेक्चर है इससे पहले मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन बैड लक इसको कह सकता हूँ कि वो लेक्चर मुझसे रिकॉर्ड हो गया, तो दोबारा ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से और चैप्टर का नाम है सेल। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम नंबर 1 ये देखेंगे कि सेल होता क्या है बेसिकली, और इसके साथ हम देखेंगे कि सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल एंड बॉडी के अंदर फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है, और इसके साथ साथ हम सेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देखेंगे कि किन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी सेल को डिस्कवर करने में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। तो बढ़ते हैं जी लेक्चर की तरफ और देखते हैं सेल क्या होता है। अब सेल बेसिकली जो होता है इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो होता है ये होता है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं कि ये होता है यूनिट ऑफ लाइफ। कि ऑर्गेनिज्म की जिंदगी का जो बुनियादी यूनिट होता है वो बुनियादी यूनिट क्या होता है, सेल होता है। और जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर उन सब के फंक्शन को परफॉर्म करने का सेल का एक बेसिक रोल होता है। इसी वजह से हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो सेल की डेफिनेशन हम हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल की डेफिनेशन ये बनेगी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज आल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, सेल का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो जैसे हमारे पास अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो यूनिसेलुलर तो एक ही सेल के अंदर एक ही सेल के ऊपर जानदार मुश्तमिल होते हैं, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, एनिमल की सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मुख्तलिफ सेल होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में मिसाल के तौर पर ग्लैंड सेल मौजूद होते हैं, और इन ग्लैंड सेल का काम जो होता है वो होता है कि ये जो ग्लैंड सेल होते हैं बेसिकली हार्मोन क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ये ग्लैंड सेल जो होते हैं ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और इसके साथ दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं स्टोमिक सेल, और स्टोमिक सेल जो होते हैं ना ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। इनका काम ये होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो कि डाइजेशन में क्या होता है ये हेल्पफुल होता है। इस तरह से आरबीसीज के सेल होते हैं, इन सेल का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, कैरी करते हैं। और मसल सेल होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होता है। कंट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, इसमें जो मसल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एग्जांपल होती है एनिमल सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सेल होते हैं अपना अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो वहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिफरेंट जो सेल होते हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं जैसे जाइलम सेल होते हैं। जाइलम सेल का काम ये होता है कि जो रूट्स के अंदर जो वाटर मौजूद होता है उसको वो एरियल पार्ट तक ले जाते हैं। एक पौधा है 400 फुट का लंबा एक पौधा है, तो वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो वो बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम सेल होते हैं। और ये जो जाइलम सेल होते हैं ये H2O को कंडक्ट करके ऊपर एरियल पार्ट तक ले जाते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोएम सेल होते हैं। फ्लोएम सेल का काम ये होता है कि जो फूड पत्ते के अंदर बनती है उस फूड को पूरी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी के साथ हमारे पास होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का जो फंक्शन होता है ये इनका जो फंक्शन होता है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास पैरेनकाइमेटस होते हैं। पैरेनकाइमेटस का मतलब ये होता है कि इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि बॉडी के अंदर जो सरप्लस फूड होती है, जो इजाफी फूड होती है, उस सरप्लस फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सरप्लस फूड को ये स्टोर कर देते हैं। ऐसा से हमारे पास कोलनकाइमेटस सेल होते हैं प्लांट में। इन कोलनकाइमेटस सेल का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
और इसी के साथ हमारे पास लास्ट पे मौजूद है मेरिस्टेमेटिक सेल। इनका फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ के लिए प्लांट को न्यू सेल प्रोवाइड करता है। जब ग्रोथ होती है प्लांट की तो जो न्यू सेल होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पे आपने सिंपल यही याद करना है कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, और इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। और यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एनिमल सेल की एग्जांपल देनी है कि मुख्तलिफ सेल होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और प्लांट सेल की एग्जांपल देनी है भाई ये सेल होता है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बस इसके वाले से आपने जस्ट यही करना है। अब हम देख लेते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के किन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है सेल को डिस्कवर करने में। तो ये अब इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। तो अब जो पहला साइंटिस्ट है हमारे पास वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली इसमें वर्क किया था 1665 के अंदर। तो रॉबर्ट हुक पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। अब इसने क्या किया था, इसने बेसिकली एक थिन कार्क बनाई थी। इसने बनाई थी बेसिकली एक थिन कार्क बनाई थी। और ये थिन कार्क क्या होती है, ये जो थिन कार्क होती है बेसिकली ये जो थिन कार्क होती है ये बनी होती है डेड प्लांट मटेरियल की। ये जो थिन कार्क होती है बेसिकली इसके अंदर होते हैं डेड प्लांट मटेरियल। डेड प्लांट मटेरियल की बनी होती है। और इस थिन कार्क को उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। उस माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व किया। जब इसने उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो इसने क्या देखा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व किया। जब इसको ऑब्जर्व किया तो उसने इसको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उसको नजर आया मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। तो यहाँ उसको कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर नजर आया, इस तरह का। अब इस स्ट्रक्चर को जो था उसने इस तरह का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर नजर आया उसने कहा कि ये एक बिल्कुल मिलता है एक हनी कॉम्ब। जिस तरह हनी कॉम्ब होती है ना, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जैसे खाने होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी जो है ना वो कुछ इसी तरह से मिलता है। और इसको उसने एग्जांपल दिया हनी कॉम्ब से कि हनी कॉम्ब से मिलता है। इसी वजह से उसने कहा था कि सेल जो होता है ना वो और हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह होता है। और ये जो खाने होते हैं इसको उसने किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया। इसको उसने सेल का नाम दिया। अब रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल क्या चीज थी? रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल जो होता है एक एम्प्टी स्पेस होती है। इसके मुताबिक सेल जो होता है वो एक एम्प्टी स्पेस है। और ये जो एम्प्टी स्पेस होती है इसके गिर्द जो होती है ना वो एक थिक वॉल होती है। बेसिकली एम्प्टी स्पेस है और एम्प्टी स्पेस इसके गिर्द हमारे पास क्या होती है, थिक वॉल होती है। तो ये रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी। रॉबर्ट हुक ने जस्ट यही किया कि 1665 में थिन कार्क बनाई और थिन कार्क उसने कहा कि हमारे पास क्या है, बेसिकली डेड प्लांट मटेरियल। तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको एक हनी कॉम्ब की तरह कंपार्टमेंट नजर आए। उसने उन कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया और उसने कहा कि सेल एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसके इर्द गिर्द क्या होती है, थिक कवरिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट होता है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके बाद अगर हम देखें तो सीक्वेंस के साथ देखें तो बुक के ऊपर जो सीक्वेंस दी गई वो लॉरेंस ओकेन आता है 1805 में। तो लेकिन ये रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैंने ये इसके साथ पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन लिख दिया है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपना काम किया था 1831 में। इसने जस्ट इसका काम यही था कि इसने जस्ट जो है ना वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सेल के अंदर उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जब उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, अब यहाँ एक कंट्रोवर्सीज आती है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के अंदर। रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल एक एम्प्टी स्पेस है, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक की जो ये बात थी कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, ये क्या होगी इसने
गलत कर दी कि सेल एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि सेल में तो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस वजह से रॉबर्ट हुक की बहरहाल ये बात क्या होगी, गलत साबित होगी। बहरहाल उसके कंट्रीब्यूशन है तो वो हम पढ़ते तो हैं बुक के अंदर जो दी गई है। तो बहरहाल इसका यही काम है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 के अंदर, और रॉबर्ट हुक का ये सारा जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद लॉरेंस होकर इसने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, अपना काम किया था 1805 के अंदर। इसने क्या कहा, तो उसने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली किस चीज के बने होते हैं, ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वेसिकल। ये ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वेसिकल के, और ये जो वेसिकल है ये बेसिकली क्या है, सेल है। बस उसका ये कंट्रीब्यूशन है कि लॉरेंस होकर ने 1805 he said that organisms are made up of vesicle and these vesicle are basically cells। उसके बाद है लामार्क, इसका वैसे जो पूरा नाम था वो था जीन बैप्टिसाइड डी लामार्क, और इसने इसका वैसे बेसिकली एवोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ चूंकि हम पढ़ते हैं तो इस वजह से हम दिया गया है हमारी बुक के अंदर, तो इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है सेल के अंदर। और इसने 1809 के अंदर जो है ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी, और इसने कहा था कि एन ऑर्गेनिज्म हैव नो लाइफ विदाउट सेल और सेलुलर टिश्यू। एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर टिश्यू नहीं है तो उसकी लाइफ नहीं होगी। यानी सेल का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये जस्ट इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है जीन बैप्टिसाइड डी लामार्क का। उसके बाद है थियोडर शवान और शरीडन। अब जो पहले हम देख लेते हैं शरीडन को। शरीडन जो था बेसिकली ये था बॉटनिस्ट था, जो शरीडन था ये था बॉटनिस्ट था, और इसने 1838 के अंदर प्लांट का सेल डिस्कवर किया था। प्लांट सेल इसने डिस्कवर किया था 1830। बस इसका यही काम है। शरीडन वाज अ बॉटनिस्ट and in 1838 he discovered a plant cell। जो शवान था basically he was a zoologist and he discovered the cell in 1839 in the animal cell। animal cell के अंदर इसने सेल डिस्कवर किया था 1839 के अंदर। तो ये इसका ये काम है। थियोडर शवान ने एनिमल सेल में और शरीडन ने बॉटनिस्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने एक थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी का नाम होता है जो श्रीडन और शवान ने थ्योरी पेश की, उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी। ये जो थ्योरी उन्होंने पेश की, इस थ्योरी का नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो होता है यहाँ इसको बेस कर, सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी बेसिकली उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो सेल होता है ना, सेल उसके बेसिकली तीन जो है ना वो कंपोनेंट होते हैं। सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को गिर्द जो चीज सराउंड करती है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इन्होंने बयान की कि सेल के बेसिकली क्या होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस को जो सराउंड करता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और इसके गिर्द कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्लांट सेल के अंदर, बल्कि प्लांट सेल जितने भी होते हैं एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में क्या होती है? एक एडिशनल कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो ये भी इसके अंदर आ सकता है कि एडिशनल कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। बहरहाल इसका डिटेल लेक्चर आएगा हमारे पास सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल क्या होता है? अगर यहाँ इसको हम देखें थोड़ा सा, तो एनिमल की जो प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, ये सेलुलोज की बनी होती है, और फिंजाई की जो होती है ये काइटिन की बनी होती है, और इसी तरह से बैक्टीरिया की जो होती है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन या
पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। तो बहरहाल सेल थ्योरी जस्ट यही है कि सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसका न्यूक्लियर सेंटर में, उसके गेट सराउंड करते हैं साइटोप्लाज्म और कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेल थ्योरी के एक और शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट अक्सर पीपल पूछते हैं कि व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के 3 जो है ना वो साइलेंट फीचर हैं। तो यहाँ क्योंकि स्पेस नहीं है मैं लिख नहीं रहा, आप उसको अगर नोट करें लेक्चर के साथ साथ लिखते जाएं। तो सेल थ्योरी के बेसिकली 3 फीचर होते हैं। पहला फीचर ये है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज्ड हैं सेल के, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी बात ये है कि सेल जो मौजूद है, अब जो सेल मौजूद है, जो पहले सेल मौजूद है उनकी डिवीजन से बनी। 2 बातें होंगी कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और जो अब सेल मौजूद है वो पहले जो सेल मौजूद है उसकी डिवीजन से बने हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये 3 चीजें होंगी साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है रडोल्फ विर्चू। रडोल्फ विर्चू ने अपने कंट्रीब्यूशन दी थी, इसका जो है वो है 1855 के अंदर। 1855 में रडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था? रडोल्फ विर्चू ने कहा था कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास जो पहले उनके जो सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो बेसिकली जो पहले सेल्स मौजूद थे उनकी डिवीजन से बने। कि अब जो सेल्स मौजूद हैं, जो पहले जो सेल्स थे उनकी डिवीजन से मौजूद। मिसाल के तौर पर ये है कि एक सेल मौजूद है, ये एक सेल है और ये सेल कैसे बना है? एक प्रीवियसली सेल था, अब वो सेल क्या हुआ? वो डिवाइड हुआ और वो जब डिवाइड हुआ तो इससे क्या बन गया? न्यू सेल। तो ये इसका रडोल्फ विर्चू का ये कंट्रीब्यूशन। उसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि जो प्रीवियसली सेल थे, पहले वाले सेल थे वो डिवाइड हुए, उससे क्या बन गए? न्यू सेल बन गए। तो ये है 1855 के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन। उस वक्त 2 जो नजरियात थे जब रडोल्फ विर्चू काम कर रहा था, 2 नजरियात थे जो बड़े जो है वो फेमस थे। एक नजरिया था हमारे पास एबायोजेनेसिस का, एबायोजेनेसिस, और दूसरा था बायोजेनेसिस का। तो 2 नजरियात थे जो इस वक्त काम कर रहे थे, बायोजेनेसिस और दूसरा क्या था? बायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस क्या होता है? एबायोजेनेसिस ये होता है कि जो इसके मुताबिक है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग से बनी है। नॉन लिविंग आज जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली किससे बनी है? नॉन लिविंग थिंग से बनी है। तो ये नजरिया था बायोजेनेसिस का। अब दूसरे नंबर पे है बायोजेनेसिस। जो बायोजेनेसिस का नजरिया था वो ये था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो बनी है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी है? लिविंग थिंग्स से बनी। तो ये 2 नजरिया थे। एबायोजेनेसिस का यानी एबायोजेनेसिस का एक नाम को कहते हैं बेसिकली। तो ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग से बनी है और बायोजेनेसिस ये था कि लिविंग थिंग से बनी है। बहरहाल रडोल्फ विर्चू ने तो ये कहा था कि जो अब सेल मौजूद है, प्रीवियसली जो सेल थे वो डिवाइड हो उससे बने हैं। तो बेसिकली जो रडोल्फ विर्चू था वो सपोर्ट कर रहा था एबायोजेनेसिस को, बायोजेनेसिस यही है ना कि लिविंग थिंग से बनी है। तो बहरहाल जो हमारे पास रडोल्फ विर्चू था वो सपोर्ट कर रहा था बायोजेनेसिस को कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स से ही जो है ना वो ओरिजिनेट हुई है। इसको तस्दीक की थी इस नजरिए की लुईस पास्चर ने, और इसने इसको तस्दीक की थी 1862 के अंदर, 1862 में। इसने कहा था कि जो अब बैक्टीरिया मौजूद हैं वो जो पहले बैक्टीरिया थे यानी प्रीवियस जो बैक्टीरिया थे या प्रीवियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उससे जो है ना वो क्या हुए? ओरिजिनेट हुए। तो ये तो था रडोल्फ विर्चू और लुईस पास्चर। अब यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म की न्यू डेफिनेशन आई और वो न्यू डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और रिएक्शन के नतीजे में
वो रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो ये उस वक्त जो है ना वो एक डेफिनेशन मंजिल यहाँ पर आई ऑर्गेनिज्म की। लास्ट साइंटिस्ट है और वो है अगस्टस वीजमैन। इसने 1880 के अंदर 1880 में इसने जो है ना वो काम किया था और इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, 2 लाइनों का काम है। इसने कहा था कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसका ओरिजिन सेम है। यानी जितने भी हम इस पूरे अर्थ के ऊपर देखते हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, जितने भी हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, जितने भी हैं, इन सब का ओरिजिन है वो क्या है, सेम है। तो उसने इसकी रीजन भी ये दी थी अगस्टस वीजमैन ने कि हम आज देखते हैं कि बॉडी के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या पाई जाती हैं, सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा और किस तरह से सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो किस तरह से रोल परफॉर्म करता है, और इसके साथ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है कि सेल को डिस्कवर करने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने जो है ना वो अपने कंट्रीब्यूशन दिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आता है, तो आपने भी उसी हवाले से इसको तैयार किया। तो होप आपको जो है ना ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो हमेशा की तरह एक छोटा सा लाइक दे दें और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।